तो चलिए सेक्शन 12 से कंटिन्यू करते हैं इसको। सेक्शन 12 बात करता है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। चैप्टर 4 है हमारा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। अब हमने देखा था ऊपर, आपने सेक्शंस में देखे होंगे कि वहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स थे रिलीफ से रिलेटेड। हमने देखा था कि कस्टडी ऑर्डर ले रहे हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर ले रहे हैं, मॉनिटरी रिलीफ वहां पर मांगी जा रही है। ठीक है, तो अब वो प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या प्रोसीजर होगा कि अगर आपको एक एग्रीड, जो यहाँ पर अगर एग्रीड वाइफ है, उसको अगर अपने हस्बैंड से, मतलब अगर कोर्ट से वो चाहती है कि हमें कंपनसेशन मिले रिस्पोंडेंट से जो कि उसका हस्बैंड होगा, है ना, या फिर कोई और भी एडल्ट मेल मेंबर हो, वो जो आपको है डेफिनेशन वो आपको दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाना है वो यहाँ पर बात करता है। तो जो मजिस्ट्रेट हम देख रहे थे कि मजिस्ट्रेट के पास आप ऑर्डर ले सकते हो, रिलीफ मांग सकते हो, आप सीक कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, ये हम बात करने वाले हैं सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 बात करता है एग्रीड पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो हमें मालूम है कि एग्रीड पर्सन के बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन भी उसके बिहाफ में, मान के चलो अगर एग्रीड वाइफ की बात करें तो उसके पेरेंट्स भी तो कर सकते हैं कि वो इसको डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करता है, तो हम वो नहीं कर रही तो हमने उसके बिहाफ में कर दिया, है ना, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जहाँ पर वाइफ नहीं करती, ये सोच के कि बच्चे हैं छोटे छोटे और फिर क्या, फिर आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, तो फिर पेरेंट्स भी कर सकते हैं उनके बिहाफ में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एनी एग्रीड पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन। तो पहली चीज तो आपका एमसीक्यू बन गया यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एग्रीड पर्सन कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कर सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन। अदर पर्सन में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा रिलीज जो भी हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे ऑर्डर्स वगैरह, जो भी कस्टडी ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर, वो देखेंगे आगे। देन बात करता है प्रोविजो दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट को कुछ कंसीडर करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। आपने देखा जब भी कहीं केस हुआ है, जैसे कि कोई भी केस होता है तो आपने देखा कि वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या हो रहा है, जैसी कंप्लेंट आई तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाया, सर्विस प्रोवाइडर ने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिकॉर्ड करके भेजी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोई भी फैसला, कोई भी सुनाने से पहले, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, वो इंटरिम हो फाइनल हो, बट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को देखेगा, है ना, जो उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलेगी, वो उसको या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो भी भेजता है, जो भी रिकॉर्ड करता है, वो पहले उसको कंसीडर करते हुए ही ऑर्डर देगा, है ना। अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, देना चाहिए, तो कस्टडी दे दिया, घर रहने को नहीं है घर से निकाल दिया, रेसिडेंस दे दिया, मेंटेनेंस दे दिया। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं ये तो फॉल्स केस है, आजकल बहुत फॉल्स केस होते हैं, झूठे केस लगा दिए जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो फिर अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये तो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई केस नहीं है, तो फिर क्या होगा, नहीं देगा, है ना। तो जैसा भी एज पर दी सिचुएशन डिपेंड करता है। देन सबसेक्शन 2, द रिलीफ sought for under subsection 1 may include a relief for issuance of an order for payment of compensation or damages without prejudice without harming to the rights of such person to institute। मतलब बोल रहा है कि जो रिलीफ आपने मांगी सबसेक्शन 1 में, तो उसमें इंक्लूड है कि हाँ कंपनसेशन वगैरह भी, डैमेजेस वगैरह भी, उसका पेमेंट वगैरह देना, यहाँ पर ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। बट ये अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब अगर एग्रीड वूमेन यहाँ पर कंपनसेशन मांग रही है या कोई डैमेजेस वगैरह हुए हैं उसका कुछ पेमेंट वगैरह मांग रही है, तो यहाँ पर वो दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती उस चीज को लेके कि उसको मारा तो उसको इंजरी हुई, या उसका हाथ टूट गया, या पैर टूट गया, या उसको कुछ उसको कोई इंजरी हो गई। ठीक है, तो उसका भी सूट वो इंस्टीट्यूट कर सकती है फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस फॉर द इंजरी, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से हुआ है उसको, कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। मतलब कंपनसेशन और ये है, ये जो एक एडिशनल रिलीफ है कि आपको मिल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते फॉर कंपनसेशन उस इंजरी के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। राइट, एम आई क्लियर? इतना आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है। देन आगे बढ़ते हैं प्रोविजो पर। प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिग्री फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेजेस हैज बीन पास बाय एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ एग्रीड पर्सन। अब यहाँ पर बोल रहा है मान के चलो कोई डिग्री पास हुई है, कंपनसेशन वगैरह डैमेजेस दिया हुआ है, एग्रीड वाइफ को दे दिया, है ना, हस्बैंड को बोला कि आपको इतना पे करना है, लमसम बोल दिया, या फिर बोल दिया कि आपको मंथली 1 साल तक की किस्तें बना दी और इतना इतना आपको पे करना है। राइट, अब ऐसा अगर कोई डिग्री दे दी है और फिर यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पर अगर कोई जो मजिस्ट्रेट है वो भी कोई कंपनसेशन दे रहा है, तो वो सेट ऑफ करके आपने वर्ड सुना होगा कि उतना उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। कि अगर ऑलरेडी एक डिग्री है फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेजेस हैज बीन पास बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने
किसके फेवर में? एग्रीड पर्सन, मतलब एग्रीड वाइफ। हम अब एग्जांपल लेके जो चल रहे हैं, एग्रीड वाइफ के केस में अगर उसके फेवर में कोई डिग्री कोर्ट ने दे दी है, तो जो अमाउंट है अगर या तो पे कर दिया है या फिर बोला होगा पे करना है आपको, तो जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा वो सेट ऑफ कर देगा अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिग्री। समझ गए आप? एंड द डिग्री जो है वो कैसे सीपीसी के हिसाब से वो चलेगी, मतलब इसमें कि सीपीसी में कुछ दिवस बाद से फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर कोई अदर लॉ कुछ और बोलता है, बट यहाँ पर जो हो गया ना तो सेट ऑफ होगा यहाँ पर। और फिर बैलेंस अगर अमाउंट कुछ बचेगा तो पे कर दिया जाएगा, और नहीं बचेगा तो कोई बात ही नहीं है, राइट। अब अगर फॉर एग्जाम्पल लें कि 1 लाख का कोई डिग्री दे दी है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब 20,000 रुपये का वो दे रहे हैं, तो फिर तो वो सेट ऑफ होकर 80 देना पड़ेगा, या फिर ये कह लो अपन इसका वाइस वर्सा ले लेते हैं कि वहां पे 20,000 का कोई डिग्री थी और मजिस्ट्रेट साहब ने 1 लाख का कुछ कंपनसेशन में दिलवाया, तो बचा कितना? 80,000, सेट ऑफ हो गया 20,000, 80,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 वो फॉर्म में होगा, जो भी पर्टिकुलर्स वगैरह होंगे उस हिसाब से की जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, सबसेक्शन 4 बात करता है मजिस्ट्रेट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है एक। क्या एमसीक्यू बनेगा? तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो प्रोविजन है ये बता रहा है कि मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या होगा जब एप्लीकेशन आप लगाओगे, तो फिर ऐसा होता है ना कि हियरिंग होगी, सुनवाई होगी दोनों पक्षों की, तो फिर जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है मजिस्ट्रेट कब फिक्स करेगा, तो यहाँ पर इस एक्ट में उन्होंने क्लियरली बताया है, क्योंकि स्पेशल लॉ है तो कोशिश की जाती है थोड़ा सा स्पीडी डिस्पोजल की, तो उन्होंने बोला शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरी बी बियॉन्ड 3 days। मतलब विद इन 3 days के अंदर अंदर जब एप्लीकेशन रिसीव हुआ उससे उनको फिक्स कर देनी है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये आपका एक एमसीक्यू यहाँ पर बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी यहां तक सब क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। तो मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है उसने फिक्स की कब? नॉट बी बियॉन्ड 3 days, मतलब ऐसा नहीं हो कि 4 दिन 5 दिन बाद, नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी एक डेट फिक्स कर देगा कि इस तारीख को मिलना है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोशिश करेगा, यहाँ पर एफर्ट लगाएगा डिस्पोज करने का एप्लीकेशन विद इन पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। मतलब जो ये 3 दिन के अंदर जो उन्होंने डेट फिक्स की है, इस डेट से 60 days के अंदर, ठीक है, ये जो भी ये डेट होगी इस डेट से 60 days के अंदर अंदर क्या करना है उनको? 60 days के अंदर अंदर उनको यहाँ पर डिस्पोज कर देना है केस को। ठीक है, तो ये मतलब एप्लीकेशन को यहाँ पर डिस्पोज कर देना है। तो ये आपका यहाँ से भी एक और एमसीक्यू बन सकता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे तो साइड में लिख लें कि विद इन 3 days यहाँ पर, और दूसरे में यहाँ पर बोल रहा है कि विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ जो फर्स्ट हियरिंग होगी वो, और ऊपर वाले केस में एप्लीकेशन से। तो ये आपका सेक्शन 12 में इंपॉर्टेंट है। 3-4 एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। पहला तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा, तो हमने ऊपर देख लिया यहाँ पर आपका, ठीक है, कि एप्लीकेशन कौन लगा रहा है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि सेट ऑफ वाली बात है, यहाँ पर वैसे कुछ ऐसा एमसीक्यू जैसा है नहीं, बट इन केस अगर आ जाए तो सेट ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा यहाँ पर बोला कि विद इन 3 days के अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी, और चौथा यहाँ पर जो बात बोली है वो बोली है विद इन 60 days यहाँ पर जो है फर्स्ट हियरिंग से उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जो भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 सर्विस ऑफ नोटिस। अभी बात आई एप्लीकेशन की कि हमने एप्लीकेशन कैसे लगाना है, तो हमने देखा एप्लीकेशन लगाने का प्रोसीजर क्या है। जब एप्लीकेशन एग्रीड वुमन लगा रही है यहाँ पर, या एग्रीड वाइफ यहाँ पर जब एप्लीकेशन लगाएगी, तो आप बताओगे तो सही रिस्पोंडेंट को कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा ये लगाया गया है, या फिर एक जो होता ना कि जो डेट ऑफ हियरिंग हम फिक्स करेंगे तो उसकी डेट कैसे पता चलेगी, वो कौन बताएगा। ठीक है, उस बारे में यहाँ पर सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में बात हो रही है कि जो नोटिस है डेट ऑफ हियरिंग की जो फिक्स की जा रही है सेक्शन 12 में, ठीक है, मजिस्ट्रेट फिक्स कर रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो उसको सर्व करेगा, जो भी डेट होगी, है ना, जो नोटिस होगा जो डेट ऑफ हियरिंग का, वो कौन कर रहा है सर्व, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्व कर रहा है किसको? रिस्पोंडेंट को, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है आपका सर्व कर रहा है रिस्पोंडेंट को क्या? नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग जो फिक्स की गई है सेक्शन 12 के अंदर। एंड ऑन एनी अदर पर्सन इज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि फलाना व्यक्ति को भी, जैसे कि कौन, रिलेटिव हो सकते हैं, कि इनको भी दे नोटिस वगैरह, तो उनको भी दिया जाएगा विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days और सच फर्दर रीजनेबल टाइम।
इन्होंने बोला मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपको सर्व करवा देना है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू आप बन सकता है आपका, ठीक है। देन बट इन्होंने क्या बोला कि फर्दर रीजनेबल टाइम मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर वो चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इन्होंने एक जो लिमिट दी हुई है वो ये है कि मैक्सिमम 2 दिन में जो है वो कर देना है सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है। देखो लाइन वाइज चलते आ रहा है, एप्लीकेशन दे रहे हैं तो अब बता रहे हैं कि जब एप्लीकेशन एग्रीड वाइफ ने दी तो हस्बैंड को तो बताना पड़ेगा ना, तो कितने समय में बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो उसको नोटिस भेजेंगे 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है प्रोडक्शन ऑफिसर को बताएगा, प्रोडक्शन ऑफिसर सर्व कर देगा। देन अ डिक्लेरेशन, अब ये कैसे पता चले, मान के चलो आगे जाके अगर कभी ऐसा होता ना, जैसे एक्स पार्टी ऑर्डर हम सुनने में आता है, एक पार्टी आई नहीं, दूसरे ने फैसला सुना दिया दूसरे के पक्ष में, तो दूसरी पार्टी बाद में आई, उन्होंने बोला कि साहब हमारे पास तो नोटिस ही नहीं आया, हम कैसे आते, हमको मालूम ही नहीं चला। तो फिर अब अगर ऐसा हर कोई आके बोलने लगे कोर्ट में कि सर हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ हो गया, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो इन्होंने एक क्या होता है ना, जैसे क्या होता है कि बताया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस भी अगर कोई वो जा रहा है देने के लिए, है ना, या तो कोई पुलिस वाला जाता है या जो भी किसी भी ऑफिसर को भेजते हैं, तो उनसे साइन करवा लेते हैं, ठीक है। नहीं मिला होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं अगर कोई सर्वेंट है, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो अब यहाँ इस केस में क्या है, हमारे इस एक्ट में क्या बात हुई है, इस एक्ट में इन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर डिक्लेरेशन देगा कि सर्विस ऑफ नोटिस, कि उसने जो है नोटिस सर्व कर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर से डिक्लेरेशन देगा और इसको ये माना जाएगा कि ये सर्व है ना, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव कर दे, रिस्पोंडेंट प्रूव कर दे कि नहीं किया इन्होंने हमें सर्व, है ना। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि डिक्लेरेशन दे रहा है ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय दी प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। देन आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। सेक्शन 14 बात करता है काउंसलिंग के बारे में। अब किससे काउंसलिंग करा रहे हैं यहाँ पर, अब आपने देखा था सर्विस प्रोवाइडर, है ना, सर्विस प्रोवाइडर में कितने सारे उन्होंने बोला था कि जो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, शेल्टर होम दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी प्रकार से कोई काउंसलिंग भी दे रहा है, मान के चलिए, है ना। प्रॉपर क्वालिफिकेशन है जो भी इस एक्ट में अगर कहीं पर लिखी हुई है, कोई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है काउंसलिंग में, तो उन्होंने बोला मजिस्ट्रेट जो है किसी भी समय एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, इस एक्ट के अंदर अगर कहीं प्रोसीडिंग चल रही है तो किसी भी समय वो डायरेक्ट कर सकता है किसको, रिस्पोंडेंट को या फिर एग्रीड पर्सन को, ईदर सिंगली और जॉइंटली। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों में वैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है मान के चलिए, तो अधिकतर ये कोशिश की जाती है कि पहले या तो देखो दोनों को साथ में भेजे, और वहां भी अगर वो लड़ना चालू हो गए तो कि अरे इनने हमें मारा था, इनने वैसा मारा, इनने ये किया, इनने वो किया, तो फिर या तो वो अकेले अकेले भेज सकते हैं कि भाई डेट आपकी फिक्स कर दी, पहले आप जाएंगे फिर आप जाएंगे, है ना, जिससे बहसबाजी ना हो, पहले दोनों को शांति से सुन लिया जाए, फिर दोनों को साथ में बुला के भी सुन लिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला या तो सिंगली या फिर ज्वाइंटली भी भेज सकते हैं उनको, ठीक है। टू अंडरगो काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर जो पोजेस करता हो ऐसी क्वालिफिकेशन ही काउंसलिंग वगैरह की, है ना, ऐसी कोई डिग्री वगैरह उन्होंने मेंशन कर दी हो, तो वो अगर करता है तो उसके पास ही भेज दिया जाएगा इनको, है ना। कि क्योंकि देखो जज भी यही चाहते हैं ना, मतलब कोर्ट भी यही चाहता है कि अगर आपस में सुलह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कोर्ट का समय बचेगा, जल्दी ऑर्डर दे देंगे, है ना। तो सबसेक्शन 2 यहाँ पर इसका बात करता है कि वेयर द मजिस्ट्रेट हैज इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, कौन से डायरेक्शन, यहाँ पर काउंसलिंग वाले डायरेक्शन अगर उन्होंने दिए हुए हैं तो ये फिक्स करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये फिक्स कर देंगे डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। ये यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ से भी एक एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस डेट का एमसीक्यू वगैरह कहीं पूछ लें तो जहाँ भी डेट्स वगैरह दी हुई हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हमें वो याद करनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है वेलफेयर एक्सपर्ट का, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, तो इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर प्रोसीडिंग जब चल रही है इस एक्ट के अंदर तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इनकी सहायता ले सकता है, किसकी, वेलफेयर एक्सपर्ट की, है ना, और वो प्रेफरेबली अब वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखा अधिकतर एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर जितना पॉसिबल हो सके वुमेन हो, वेलफेयर एक्सपर्ट वुमेन हो, तो क्योंकि थोड़ा सा वैसा ओरिएंटेड है ये। तो वेदर रिलेटेड टू द एग्रीड पर्सन और नॉट इंक्लूडिंग अ पर्सन एंगेज इन प्रोमोटिंग फैमिली वेलफेयर, तो असिस्ट कर सकते हैं उनको फंक्शन डिस्चार्ज करने में, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। अब ये इन कैमरा ना, ये कैमरा वो फोटो खींचने वाला कैमरा नहीं है, ठीक है। इन कैमरा का मतलब होता है जैसे कि या तो इन चैम्बर्स कह दो आप इसको, इन चैम्बर्स, या फिर बहुत सिंपल और सिंपल भाषा में तो इन प्राइवेट, ठीक है।
कई ऐसे मामले होते हैं जिनको वैसे नॉर्मली क्या बोला गया है कि जस्टिस जो है ओपन कोर्ट में दी जाए, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठे हों, है ना, वो सुने, देखें, न्याय होता हुआ देखें। क्यों ओपन कोर्ट का जो ये फंडा है क्यों है कि लोगों को न्याय दिखना चाहिए, हो चाहे ना हो दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है, ठीक है। तो बट ऐसे कुछ केस होते हैं, ऐसे कि जो रेप रेप वाले मामले होते हैं या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले मामले होते हैं, वहाँ पे परमिशन ले ली जाती है और इन कैमरा भी प्रोसीडिंग्स कराई जाती है, मतलब एक बंद कमरे में प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती हैं, ठीक है। तो ये उसी बारे में बात कर रहा है, इन कैमरा मतलब इन चैम्बर्स या इन प्राइवेट। तो इफ मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट कि जो सर्कमस्टेंसेज है केस के वो रिक्वायर कर रहे हैं कि ईदर पार्टी टू दी प्रोसीडिंग, या फिर ईदर पार्टी कोई चाह रही है कि सर आप तो सबके सामने तमाशा ना बने, इन प्राइवेट कर लेते हैं ऐसा ऐसा, तो वो कंडक्ट भी कर सकता है प्रोसीडिंग, उस हिसाब से डिस्क्रिशन है जज का। तो ये सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। देन आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर हमने बात की थी, आपको हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया था, बट फिर से इसमें कर लेते हैं कि जो भी वुमेन है अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कभी ना कभी रही है, वहां पर हमने क्या लैंग्वेज पढ़ी थी, एट एनी टाइम, ठीक है, रही है, रह चुकी है ना। तो इन्होंने बोला यहाँ पर कि एवरी वुमन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शाल हैव द राइट, शाल हैव द राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड। मतलब भले ही से जो यहाँ पर वुमेन है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है, उसके पास कोई राइट ना हो, कोई टाइटल ना हो, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ना हो उसमें, बट तब भी आप उसको निकाल नहीं सकते। आई होप आपको क्लियर हो। Every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the share household whether or not, important line है ये बहुत, whether or not she has any right, title or beneficial interest। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्ट का अगर आप पर्पस समझोगे तो इसका मतलब समझोगे, ठीक है। आप अगर ऐसे दिमाग लगाओगे नॉर्मली तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या बात हुई, उसका तो कोई अधिकार ही नहीं है, घर तो उसके पति का फिर है ना। तो मतलब बट अगर आप देखो पर्पस क्या है एक्ट का, और फिर अगर आप थोड़ा सा मोरली समझोगे चीज़ों को तो आपको समझ में भी आएगी काफ़ी चीज़ें, राइट। तो कि यहाँ पर जो है इसका राइट हो चाहे टाइटल नहीं हो, चाहे बेनिफिशियल इंटरेस्ट वैसे तो हो चाहे ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है, उसको आप निकाल नहीं सकते। हाँ बट नीचे सबसेक्शन 2 में एक बात कह दी इन्होंने, सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये तो हर जगह लिखा होता है, ठीक है। इन्होंने इसको क्या कहेंगे, सेविंग क्लॉज है ये, कि हाँ अकॉर्डिंग टू लॉ तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू लॉ जो लीगल है जो लॉफुल है उसके हिसाब से तो कुछ भी किया जा सकता है, तो निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसेक्शन 2 में बात की, एग्रीड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट उसको नहीं निकाल सकता कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की और इस तरीके से मामला गया और उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया घर के, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर उल्टा लाइबिलिटी और रिस्पोंडेंट के ऊपर और सेक्शन चढ़ जाएंगे कि आपने ऐसे कैसे निकाला करके, है ना। कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। बट हाँ जो एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कि पुलिस को बुलाया, आप कोर्ट गए, आपने ऑर्डर लाए, ऑर्डर से फिर पुलिस को लाया, फिर उसका एग्जीक्यूशन हुआ तो उनको निकाला गया पुलिस के द्वारा, आप नहीं निकाल सकते, है ना, वो वाली एक बात है यहाँ पर। तो ये बात करता है राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, भले ही से अधिकार हो नहीं हो, टाइटल हो नहीं हो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो नहीं हो, आप उसको नहीं निकाल सकते। देन आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 18 बात करता है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपके सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए बिल्कुल बाय हार्ट, कि आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर की, सेक्शन 19 बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में, सेक्शन 20 बात करता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में, सेक्शन 21 कस्टडी के बारे में बात करता है, और 22 बात करता है कंपनसेशन के बारे में। बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको ये याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेते हैं कि कंपनसेशन ऑर्डर किस सेक्शन में दिया है, प्रोटेक्शन ऑर्डर किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन जो है याद करने हैं। चलिए, सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बारे में, तो देख लेते हैं क्या बात करता है। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर नॉर्मली आपको क्या समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है वही है, ठीक है। प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अगर एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो पत्नी को प्रोटेक्शन दी जा रही है कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। एक आध पुलिस वाले को बोल देंगे कि
साथ में रहना है कुछ समय या फिर ऐसा कुछ खतरा है ना, अगर ऐसा, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर वही है ना, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो ये वही वाली बात हो गई जो हमने देखा था कि एप्लीकेशन लगाया था तो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की सुनवाई की बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है दोनों को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ऑन बीइंग प्राइमा फेसी, जैसा मैंने आपको वहां बताया था, अगर प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड है मजिस्ट्रेट कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो वो पास कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। वो देखेगा। अब प्राइमा फेसी सर क्या मतलब है, प्राइमा फेसी क्या, पेपरों में प्राइमा फेसी क्या, प्राइमा फेसी भाई जब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनी होगी तो उसमें लिखा होगा ना कि मारा, हाथ तोड़ा, ये ऐसा, यहाँ पर सिर में से खून निकला, हाथ में से खून, कुछ लिखा तो होगा इंसिडेंट रिपोर्ट में। क्या लिखा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, क्या इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कुछ तो डिटेल्स होगी। तो प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट को समझ में आएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है नहीं हुआ है, हाँ? अब ऐसे हर केस में तो ऐसा नहीं होता ना कि खुद के हाथ कोई खुद तोड़ ले, है ना, एक्सट्रीम केसेस में ना जाते हुए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बट एक नॉर्मली हम जनरली देखें, ठीक है, कोई अपने आप को तो वो नहीं पहुंचाएगा चोट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर कोई प्राइमा फेसी एविडेंस है, मतलब प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट को दिख रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो यहाँ पर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है इन फेवर ऑफ द ऑब्वियसली एग्रीड पर्सन एंड प्रोहिबिटेड द रिस्पोंडेंट फ्रॉम। अब काम आता है आपका कि यहाँ पर क्या कर रहा है, रिस्पोंडेंट को कुछ चीजों से प्रोहिबिट कर देगा प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है ना। पहला तो आपका एक सेक्शन ही है। दूसरा, क्या क्या से चीजों से प्रोहिबिट कर रहे हैं रिस्पोंडेंट को, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि भाई अब तुम हाथ नहीं उठाओगे या कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं करोगे। दूसरा, एड और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, आप एड नहीं करोगे, अबेट नहीं करोगे, मतलब जरूरी थोड़ी रिस्पोंडेंट ही, रिस्पोंडेंट और रिलेटिव सभी मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो आप उसमें एड नहीं करोगे, अबेट नहीं करोगे। सी, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन, जहां एग्रीड व्यक्ति, मान के चलो महिला जो है वर्किंग वूमन है, तो आप उसके जहां पर भी वो एम्प्लॉयड है वहां पर आप नहीं जाओगे। और इफ द पर्सन एग्रीड इज अ चाइल्ड, इट्स स्कूल और एनी अदर प्लेस, उस महिला का जो बच्चा है उसके स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है, या फिर कोई अदर प्लेस है ना, तो वहां नहीं जाओगे जहां पर वो महिला जाती होगी, जो भी एग्रीड पर्सन होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तीन चीजें देखी कि पहले तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, एड या अबेट नहीं करेंगे, तीसरा जहां पर वो काम कर रही वहां नहीं जाओगे, या अगर कोई बच्चा है तो उसके स्कूल वगैरह भी नहीं जाओगे, या फिर जहां वो अधिकतर जाती है कोई जगह वहां भी आप नहीं जाओगे, ठीक है, इस चीज से प्रोहिबिट कर रहा है। देन डी बात करता है, अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आपने अपने घर से एरोप्लेन उड़ाया कागज का बना के कुछ लिख के, है ना, तो वो भी कम्युनिकेशन जो है वो भी आप नहीं कर सकते हो, अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, ठीक है, विद द एग्रीड पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक, मतलब फोन नहीं कर सकते आप, बोल कर, लिख कर, किसी भी तरीके से आप जो है कम्युनिकेशन नहीं करोगे अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके अगेंस्ट जो है पास हुआ है तो। देन ई बात करता है एलिनेटिंग एनी एसेट्स, ट्रांसफर नहीं कर सकते कोई एसेट, ऑपरेट नहीं कर सकते बैंक लॉकर और बैंक अकाउंट यूज्ड और हेल्ड और एंजॉय ऑन, सॉरी, एंजॉयड बाय बोथ दी पार्टीज, जो कि ऐसा कोई देखो एसेट है, मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है दोनों की, तो आप वो बेच नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप दोनों का जॉइंट लॉकर था, कोई जॉइंट बैंक अकाउंट था, उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जॉइंटली बाय दी, या फिर जॉइंटली बाय दी एग्रीड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट, या फिर सिंगली बाय द रिस्पोंडेंट, ठीक है। मतलब अगर अकेले का भी है तो आप काफी चीजों पे जो है बैन लगा सकते हैं, इस तरीके से ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा निकाल लो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग हर स्त्रीधन, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो वो वहां से पैसा वगैरह जो लाई है आप वो भी आप बेच वगैरह या इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। और एनी अदर प्रॉपर्टी हेल्ड इधर जॉइंटली बाय दी पार्टीज और सेपरेटली बाय देम, दोनों के अलग अलग है या दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है, उसको भी नहीं कर सकते। तो क्या फिर कर ही नहीं सकते, मतलब पति की कोई प्रॉपर्टी है तो क्या वो बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकता, बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया विदाउट द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट, आप परमिशन ले लो, परमिशन लेके कर लो कि सर हमारी किस्तें बंधी हुई हैं, इतना पैसा हमारा जाता है इनके खाते से, या फिर पैसा देना है और अभी पैसा नहीं है तो हमको बेच कर देना है, वरना ऐसा तो कुछ भी जो भी रीजनिंग दोगे, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म, परमिशन।
अलाउ कर दिया तो आप बेच भी सकते हो। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। एक्ट का पर्पस देखो और समझो उस चीज को कि यहाँ पर पर्पस क्या है। ऐसा ना हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ तो जो पत्नी की सारी चीजें थी जो भी वो अपने घर से लाई थी या उसके कुछ जो कुछ गहने वगैरह थे वो बेच दे, है ना। जो भी चीजें जो उसकी सहूलियत की हैं वो कुछ बेच ना दे ऐसे गुस्से में आकर, है ना, या फेंक ना दे या तोड़ ना दे, है। तो इस कारण से सब चीजों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको प्रोहिबिशन लगा रहे हैं। देन आगे बात आती है एफ पर, कॉजिंग वायलेंस टू दी डिपेंडेंट्स अदर रिलेटिव्स और एनी पर्सन हु गिव द एग्रीड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बात कर रहा है, कॉजिंग वायलेंस डिपेंडेंट्स जो एग्रीड, जब हमने से भी ऊपर देखा एम्प्लॉयमेंट मतलब वर्किंग वूमेन है, वर्किंग वूमेन है तो हो सकता है कि डिपेंडेंट हो, है, उसका कोई छोटा भाई हो या कोई और भी उस पर डिपेंडेंट हो, उसके पेरेंट्स वगैरह उसके रिलेटिव वगैरह कोई डिपेंडेंट हो उसके ऊपर, तो आप उनको कहीं कहीं कोई वायलेंस वगैरह ना करो उनके साथ। या फिर any other person who give the agreed person assistance from domestic violence, तो जो भी उसके डिपेंडेंट या रिलेटिव वगैरह हैं कि आप उनके साथ कहीं कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस या आप कुछ इस तरीके से ना करो, तो उनसे भी आपको यहाँ पर प्रोहिबिशन रहेगा, मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी। देन आगे जी बात करता है कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड, प्रोटेक्शन ऑर्डर रहेगा उसमें एक लिस्ट रहेगी क्या क्या नहीं करना है, प्रोहिबिशन किस किस चीज से किया जाता है। तो कोई अदर भी कुछ चीज अगर मेंशन है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोहिबिट करता है रिस्पोंडेंट को करने से। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने समझा है प्रोटेक्शन ऑर्डर को। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 19 बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर्स के बारे में। अब रेसिडेंस ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि रहने वगैरह के लिए जो है मजिस्ट्रेट जो है इस तरीके का अगर सेटिस्फाई होता है कि अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर 12 का 1, ठीक है, 12 के 1 में क्या था, वो एप्लीकेशन जो लगाई हुई थी, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पास कर देगा रेसिडेंस ऑर्डर। अब क्या होगा उसके अंदर, रिस्ट्रेन करेगा रिस्पोंडेंट को from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the agreed person। अगर कोई संपत्ति है तो आप उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते, पहली चीज मतलब उसको पहले तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, हमने ये चीज तो पहले ही देख ली है कि जो एग्रीड वुमेन है यहाँ पर जो वाइफ होगी उसको आप निकाल नहीं सकते, डिस्पोजेस नहीं कर सकते, है ना, या फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना, जिस भी उसमें रह रहे हैं अगर। और यहाँ पर इतना भी लिखा हुआ है कि अगर वो कहीं इस तरीके का भी ऑर्डर देंगे घर में कि एक कमरा है या कोई 2 कमरे हैं, इन कमरों में आप जा भी नहीं सकते, इस तरीके का भी ऑर्डर अभी आपको देखने मिल जाएगा। इस तरीके का ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट दे सकता है कि आप जाओगे ही नहीं, एंटर ही नहीं करोगे उस रूम में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा बात कर रहा है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और इन एनी अदर मैनर, डिस्टर्ब भी नहीं करोगे, फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट हैज अ लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट, भले ही से उसका घर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो हम पूरे एक्ट में देखते हुए आ रहे हैं, उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। बट आप वो अगर ना तो आप निकाल सकते हो, बट निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो, ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी बात करता है डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ। अब देखो क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि भले ही तुम्हारा घर हो तुम खुद को तुम्हारे घर से निकाल दो। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, बोल रहा है कि तुम तुम्हारे घर से निकल जाओ, रेंट पे रहो बाहर जाके, वो रहेगी वहां पर। तो इस तरीके का भी जो है ऑर्डर मजिस्ट्रेट यहां पर पास कर सकता है। सी बात करता है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड इन विच द एग्रीड पर्सन रिसाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बड़ा सा घर है, 4-5 कमरे हैं, तो एक कमरा जिसमें वो रह रही है वहां बोल दिया जाएगा कि आप इसमें एंटर नहीं करोगे या आपका कोई रिलेटिव एंटर नहीं करेगा इस पोर्शन ऑफ हाउस में, ठीक है। तो ऐसा रेसिडेंस ऑर्डर में वो मेंशन कर देंगे तो फिर वो उस चीज से क्या होगा, प्रोहिबिट करेगा, रिस्ट्रेन करेगा। देन डी बात करता है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड और इनकम्बरिंग द सेम। तो रिस्ट्रेन कर रहा है रिस्पोंडेंट को, ना तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, ना ही आप सोचो कि उसको मॉर्गेज वगैरह करके कि मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी और उसके आपने पैसा ले लिया, है ना, 10 लाख का घर था उसको आपने मॉर्गेज पे रख के 4 लाख 5 लाख रुपए उठा लिए, वो भी नहीं कर सकते, उससे भी आपको यहाँ पर रिस्ट्रेन कर रहा है। देन ई बात कर रहा है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रीअनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट। घर उसके नाम था, उसने सोचा अपने छोटे भाई या बड़े भाई के नाम कर दूं, ठीक है, घर मेरा रहेगा ही नहीं तो फिर क्या कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, करना है तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर आप रिनाउंसिंग जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो, ओनली एक्सेप्शन है विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट।
आगे बढ़ते हैं, एफ पॉइंट बात करता है डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर द एग्रीड पर्सन। रिस्पोंडेंट को यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं कि जैसा वो घर में जैसे रह रही हैं वैसा ही आप एक अल्टरनेट अकोमोडेशन उनके लिए आप रेंट पे भले ही से आप करके दो, बट रेंट वगैरह आप पे करोगे और फिर वहां पर वो एंजॉय करेंगी, शेयर हाउस होल्ड में वहां पर वो रहेंगे। ठीक है, इफ दी सर्कमस्टेंसेस सो रिक्वायर, अगर लगता है मजिस्ट्रेट को ऐसा करना चाहिए तो इस तरीके का आदेश भी दे सकता, मतलब हमने देखा ऑलमोस्ट हर प्रकार का जो है उनके बेनिफिट में दिया जा सकता है कि या तो रिस्पोंडेंट को खुद निकाल दिया जाए या फिर उनके लिए एक अलग से बोल दिया जाए कि आपको ऐसा ऑल्टरनेट अकोमोडेशन रेंट पर आप इनको दें। ठीक है, रेंट वगैरह आप पे करेंगे, है ना, इस तरीके का आदेश, या तो खुद को ही निकाल दे रहे हैं तो इस तरीके का आदेश, या फिर कोई पोर्शन की बात कर दे रहे हैं कि इस पोर्शन में आप एंटर नहीं होगे, रिस्ट्रेन कर दिया उसमें, तो इस तरीके का रेसिडेंस ऑर्डर में आपको दिया जा सकता है। देन आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमन। अब आपको बताना है इसका मतलब। चलिए जल्दी से इसका मेरे को मतलब बताओ कि प्रोविजो का मतलब क्या है। ये रिलेट करेगा थोड़ा सा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप मुझे बताओगे कि ये प्रोविजो क्या बात करता है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी, तो क्लॉज बी शाल बी पास अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमन। ठीक है, क्लॉज बी में क्या पास किया है यहाँ पर, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, कि रिस्पोंडेंट को जो है रिमूव नहीं किया जाएगा शेयर हाउस होल्ड से। तो ये मुझे, मेरा सवाल क्या है, सवाल सुन लो पहले, भी सवाल पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो आपने क्लॉज भी पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि कौन सा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। वुमन के अगेंस्ट क्यों, क्या वुमन भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट हो सकती है क्या, फटाफट बताओ, क्या वुमन भी रिस्पोंडेंट हो सकती है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। 1 मिनट का समय है आपके पास, सोचो विचार करो और बताओ इसके बारे में कि क्या इसका आंसर होगा। यस बोल रहे हैं, अच्छा हो सकती है, कहाँ लिखा है ये भी बता दो, कहाँ पर लिखा है कि हो सकती है। राइट राइट एग्जैक्टली, 2Q, बिल्कुल सही बोला, 2Q में वहां पर क्या बोला है, बस मैं वही चेक कर रहा था कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो रिलेटिव की कैटेगरी में वुमन भी आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, हस्बैंड और उसके रिलेटिव क्यों नहीं कर सकते डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल राइट, दोनों का ही आंसर सही है, 2Q इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2, मजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशन और पास एनी अदर डायरेक्शन विच ही मे डीम रीजनेबली necessary to protect or to provide for the safety of the agreed person or any child of such agreed person। तो जो वाइफ या वाइफ का जो बच्चा है उससे रिलेटेड अगर कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी डायरेक्शन, एडिशनल कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं, हमने अभी जो देखी उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीजें जो है प्रोवाइड की जा सकती है प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द सेफ्टी ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल वाइफ है इसलिए मैं एग्रीड पर्सन को वाइफ ही बोल के और ऐसे चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है, सबसेक्शन 3 बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर द प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब मजिस्ट्रेट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो रिस्पोंडेंट को बोल सकता है बॉन्ड भरने को, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटी। ठीक है, क्या होगा उससे, बॉन्ड भरेंगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा सीआरपीसी या कहीं पर भी जहां भी ऐसे प्रोविजंस होंगे बॉन्ड वाले, कि बॉन्ड का अगर उल्लंघन किया, अब बॉन्ड में क्या कुछ कंडीशन होती है कि आप ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, इसका बॉन्ड भरो, बॉन्ड भरवाया, कितने का बॉन्ड, 50,000 का बॉन्ड। ठीक है, 50,000 का बॉन्ड भरा, अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया, मतलब आपने इन कंडीशंस का उल्लंघन किया, तो बॉन्ड को हम कर लेंगे क्या, जब्त, मतलब फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट कर लेंगे तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर जेल होगी अगर नहीं पे करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो कि डोमेस्टिक वायलेंस ये और ना करे। ठीक है, अगर मान के चलो उसी घर में जाना है दोनों को वापस, तो हो सकता है ना कि गुस्से में आकर कोई ऐसा कुछ वापस से मारपीट ना हो, तो एक बॉन्ड भरवा लिया कि अगर ऐसा कुछ होता है और हमको पता चलता है तो भैया फिर तुमको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, दिमाग में टेंशन रहेगी कि भाई चाह कर भी नहीं मार सकते, तो एटलीस्ट एक सेफ्टी तो बनी रही ना यहाँ पर। तो वही इनका एक्ट का पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना है कैसे भी या कैसे करके। तो यहाँ पर ये बात करता है हमारा सबसेक्शन 3। देन आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 4 बात कर रहा है, ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शाल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी। अब आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा होगा चैप्टर 8, तो आपने वहां पर देखा होगा जो की बात करता है वो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, कि वो पीस वगैरह के लिए सिक्योरिटी वगैरह लेते, तो उन्होंने बोला कि उस तरीके से ये जो है काम करेगा।
ठीक है, जो भी ऑर्डर सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट यहाँ पर बॉन्ड भरवा रहा है वो डीम टू बी एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5 बात करता है व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, 2 और 3। ठीक है, कौन से देखे हमने? तो पहले में वो कंडीशंस देखी है आपने, दूसरे में वो सेफ्टी, तीसरे में बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी ये ऐसा कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं 1, 2 और 3 में, कोर्ट में ऑल्सो पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जैसा मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई पुलिस वगैरह को भी बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन देना है। आपने वो देखी होगी जॉली एलएलबी, उसमें वो एक पुलिस वो क्या नाम है, अरशद वारसी, उसको होता ना कि खतरा वगैरह रहता है, कुछ मारपीट हो जाती है, तो फिर उसको वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगता है कि साहब हमें खतरा है हमारी जान को। तो फिर वो एक पुलिस कांस्टेबल को बोल देते हैं कि आप इनके साथ रहिए, 24 घंटे रहिए। ठीक है, तो वैसा ही कुछ उसमें इन्होंने यहाँ बोला है कि चाहे तो मे ऑल्सो लिखा है, कोई यहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है, मे ऑल्सो डिस्क्रिशन है। इस तरीके का ऑर्डर भी अगर उनको लगता है ज़्यादा खतरा है कि पहले जब आए तो कुछ ज़्यादा मार दिया, ठीक है, तो इस तरीके का ऑर्डर भी दे सकते हैं टू गिव प्रोटेक्शन टू दी एग्रीड पर्सन और टू असिस्ट हर और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन, या फिर उसके बिहाफ में किसी एप्लीकेशन जिसने लगाया, मान के चलो उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, उसका भाई, किसी ने लगाया है ना, किसी ने भी, तो अगर उसके बिहाफ में किसी ने किया और खतरा है, वो बोल रहे हैं कि साहब ये तो हमें धमकी दे चुके हैं मारने की, तो उनको भी दिया जा सकता है। देन आगे देखते हैं सबसेक्शन 6 व्हाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, magistrate may impose on the respondent obligation relating to the discharge of rent and other payment having regard to the financial needs and resources of the parties। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर सबसेक्शन 1 में आपने दिया, रेसिडेंस ऑर्डर दे रहे हो, तो मजिस्ट्रेट इंपोज कर सकता है रजिस्ट्रेशन सॉरी रिस्पोंडेंट पे कि आपको रेंट वगैरह देना है या कोई पेमेंट वगैरह देनी है। ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स जो है, जो भी होता है ना कि जो भी खर्चा पानी है, उसका जो भी एक अमाउंट जो तय अगर होगा तो वो बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि आपको देना रहेगा। देन सबसेक्शन 7 बात करता है मजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, जिसके भी जुरिडिक्शन में मामला है, ठीक है, कि असिस्ट करेगा कि आप देखो कि प्रॉपर तरीके से जो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। देन सबसेक्शन 8 बात करता है कि मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द पोजेशन ऑफ द एग्रीड पर्सन हर स्त्रीधन और एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू विच शी इज एंटाइटल्ड टू, जिसकी वो हकदार है, वो स्त्रीधन या फिर कोई और भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो उसने खुद के पैसों से कमाई है ना, कार हो सकती है ना, घर में एसी लगा हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, या कोई प्लॉट वगैरह लिया हो इन्होंने इनके पैसों से, तो मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है हस्बैंड को कि आप रिटर्न करें वो पोजेशन जो भी इनका है वो इनको दे दें। ठीक है, ये आपका था सेक्शन 19 जो कि बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर। सेक्शन 18 बात करता है आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर। दोनों ही याद करने हैं, इनको कोई ट्रिक बना लेना ऐसे कि लाइन से आपको याद हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ ट्रिक बना लेना कि पहले ऐसा कोई केस हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का, तो सबसे पहला अगर हम देखें, अगर ट्रिक अभी बनाए तो सबसे पहला क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा कि सबसे पहले तो प्रोटेक्ट किया जाए, कि नहीं बोलेंगे नहीं नहीं वो सब ठीक है, घर दो पहले, ऐसा तो नहीं ना। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा कि प्रोटेक्ट किया जाए सबसे पहले, तो कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इस तरीके से कहीं मारपीट ना हो, है ना। उसके बाद देखेंगे कि चलो मारपीट नहीं है तो हाँ रहने की व्यवस्था क्या है ना, तो रेसिडेंस ऑर्डर। उसके बाद अब रेसिडेंस ऑर्डर, चलो रहने की व्यवस्था है, तो रहने की व्यवस्था है तो रहने के लिए पैसा वगैरह लगता है ना, तो मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ वगैरह दे दिया। तो अगर बच्चा वगैरह है तो कस्टडी ऑर्डर। तो इस तरीके से कोई एक ट्रिक वगैरह आप ऐसे बना सकते हो। वैसे ये भी एक अच्छी ट्रिक हो गई है, 3-4 तो हो ही गए इसमें याद आपको ऑलरेडी, कि सबसे पहले प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद रहने की व्यवस्था देख ली जाए, तो रहने की व्यवस्था। अब रहने की व्यवस्था आज की तारीख में क्या कोई फ्री में रखता है क्या, तो उसके लिए पैसा लगता है, तो मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ तो फिर भाई बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी दे दो एग्रीड वुमन को, है ना। कस्टडी दे दी, कस्टडी दे दी, तो अब क्या सिर्फ उतने में जितना रेंट वगैरह पे हो रहा है वो खाएंगे क्या, वहां पर रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो मेंटेनेंस या कंपनसेशन ऑर्डर आप कह सकते हो कि वो भी सेक्शन 22। तो इस तरीके से पूरा याद ही हो गया, मतलब आपको आई थिंक याद हो गया होगा शायद। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 20 बात करता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं मॉनेटरी रिलीफ। अब आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी, अब ऑर्डर जो भी है एक्ट, अब मतलब एक आइडिया लग गया होगा अभी तक तो आपको कि किस कैसे क्या क्या चल रहा है। तो देखिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 12 का एक कौन सा एप्लीकेशन जो मजिस्ट्रेट को लगा रहे हैं, जहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है, द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पे मॉनेटरी रिलीफ टू मीट द एक्सपेंसेस। क्यों दे रहा है मॉनेटरी रिलीफ? एक्सपेंसेस वगैरह कोई इनकर्ड हुए या फिर लॉस हुआ सफर्ड बाय द एग्रीड पर्सन
एंड एनी चाइल्ड ऑफ द एग्रीड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के चलते कुछ भी जो खर्चे आए या फिर कुछ लॉस हुआ, है ना, हो सकता है जॉब वगैरह करती थी, जॉब छूट गई, ठीक है, जॉब पे नहीं जा पाती थी क्योंकि उनको मारा इतना गया कि फेस चेहरा बिगड़ गया या कुछ भी इस तरीके से, है ना, तो क्या हुआ, ये लॉस है, आप लॉस सफर्ड हुआ कि आप जितने टाइम आप नहीं गए, है ना, हो सकता है हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, उस कारण नहीं जा पाए। तो उस समय जब आप नहीं जा पाए तो मान के चलो 1 महीने का आप 15,000 20,000 कमा रहे थे, आप 3 महीने काम पर नहीं जा पाए, उस कारण से आपको जॉब से ही निकाल दिया गया। तो आप जो उतना टाइम जो उतना पैसा कमाते, 15 45,000 50,000 1 लाख जो भी आप पैसा कमाते, तो वो लॉस है कि नहीं है? तो वो लॉस है आपका। तो वो लॉस हुआ, या जो खर्चे कुछ आए पट्टी वगैरह कराने में, प्लास्टर बनवाने में, फ्रैक्चर में, वो सब यहाँ पर जो है मॉनेटरी रिलीफ के तौर पे दिलवाया जा सकता है। या फिर आपका चाइल्ड है तो उसका स्कूल का खर्चा, है ना, वो सब चीजें भी इसमें आएंगी। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कि एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सच रिलीफ में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। इस लाइन का बड़ा ही गहरा मतलब है, क्या बोल रहा है, सच रिलीफ में इंक्लूड मतलब ये इंक्लूड है इसमें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही, इट इज नॉट लिमिटेड अप टू दीज ABCD, ठीक है, कुछ और भी एक्स्ट्रा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉस ऑफ अर्निंग जो मैंने आपको बताया, मेडिकल एक्सपेंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, द लॉस कॉस्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्रीड पर्सन, ठीक है, उसके पास जो भी वाइफ थी, कुछ प्रॉपर्टी थी उसकी, उसको आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, फोन था डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, लैपटॉप फोड़ दिया, कुछ भी इस तरीके से, तो वो सब भी इसके अंदर आ जाएगा। डी, द मेंटेनेंस फॉर द एग्रीड पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन, जैसा कि आपको बताया कि अगर स्कूल है बच्चे का, तो वो जो मेंटेनेंस वगैरह तो फीस तो देनी पड़ेगी ना, बच्चा पढ़ाई करेगा, तो वो सब चीजें भी मॉनेटरी रिलीफ के अंदर वो मांग सकते हैं। इफ एनी इंक्लूडिंग एन ऑर्डर अंडर और इन एडिशन टू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर 125, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी MCQ बन सकता है कि क्या ये एडिशन में होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये मेंटेनेंस दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर और इन एडिशन टू एन ऑर्डर, एडिशन में भी हो सकता है 125 CRPC जो आपने पढ़ा होगा, अगर वाइफ और वो रिलेटिव जो डिपेंडेंट है उनको मेंटेनेंस वगैरह देने की बात करता है, तो उसके एडिशन में भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिक्वेट फेयर एंड रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द एग्रीड पर्सन इज अकस्टम्ड। क्या बोल रहा है, अब मॉनेटरी रिलीफ दे रहे हैं, मान के चले, देखो दो एग्जांपल, दो सिनेरियो यहाँ पर हम लेके चलते हैं। एक कि ये थोड़े अमीर लोग थे, ठीक है, अमीर थे, बट ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो अच्छा था, वो महंगे कपड़े पहनती थी, अच्छा खाना खाती थी, रेस्टोरेंट में बाहर जाती थी तो अच्छा खाना खाती थी, फ्लाइट से जाना आना करती थी, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, ठीक है। तो जब ऐसा केस है, तो जब कंपनसेशन दिया जाएगा तो क्या 1,000 2,000 रुपए दिया जाएगा, या मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा तो क्या 1,000 2,000 रुपए दिया जाएगा, नहीं, लाखों में होगा। क्यों? क्योंकि पति जो है वो कमा भी लाखों करोड़ों में रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उसका रहा होगा, उस हिसाब से दिया जाएगा। अब वहीं पर अगर ये गरीब है मान के चलो, या मिडिल क्लास फैमिली है, तो फिर उस हिसाब से दिया जाएगा, राइट। तो उतना लाखों नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि हाँ थोड़ा 4-5 हज़ार की साड़ी पहनती हो, 2-3 हज़ार की साड़ी पहनती हो, है ना, खाना पीना नॉर्मल होटलों में हो जाता होगा, तो फिर कंपनसेशन भी जो है, मॉनेटरी रिलीफ भी है वो कम होगा, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी फेयर और रीजनेबल होगा वो डिपेंड करता है कि आपका पति जो है वो कितना कमा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली, और आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है मजिस्ट्रेट साहब। आगे बढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू ऑर्डर एंड अप्रोप्रिएट लमसम पेमेंट और मंथली पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। तो या तो वो किस्त टाइप बना दें, हर महीने इतना इतना या हर 3 महीने में इतना, या फिर लमसम एक बार में दे दो, पैसा अच्छा है एक बार में दे दिया, बात ही खत्म, कि आगे हमें वो ही नहीं रखना है। तो जैसा भी नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर करता है। Subsection 4. Magistrate shall send a copy of the order for monetary relief under subsection 1 to the parties to the application and to in charge of police station within whose jurisdiction respondent reside। तो मजिस्ट्रेट जो है, जो भी ऑर्डर मॉनेटरी रिलीफ में लिखेगा, जो भी मॉनेटरी रिलीफ का जो ऑर्डर होगा, वो किसको भेज रहा है, पार्टीज को भेज रहा है, मतलब वाइफ हस्बैंड, और साथ में किसको भेज रहा है, जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा उसको, कि प्रॉपर इसका जो है कंप्लाई वगैरह कर लिया जाए। देन नेक्स्ट आपका बात करता है सबसेक्शन 5। द रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड टू द एग्रीड पर्सन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड।
तो जो भी उसमें एक समय लिखा होगा उस समय तक पे करना है। अब अगर पे नहीं कर पाया तो क्या, ऑन अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, जो भी उसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी थी, जो मेंशन थी, वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट यहाँ पर फिर डायरेक्ट करेगा उसके एम्प्लॉयर को। मतलब अगर मान के चलो हस्बैंड काम कर रहा है अच्छी कंपनी में, डिलॉयट कंपनी में काम कर रहा है, तो डिलॉयट में जो उसका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, या फिर उसने किसी को पैसा उधार दे के रखा हुआ है ना, 1 लाख 2 लाख रुपए उधार दे के रखे हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन पता चली, तो जो डेटर होंगे, मतलब ये क्रेडिटर हो गया हस्बैंड, ये डेटर हो गया जिसको उसने पैसा दिया, उससे उसको पैसा चाहिए, तो डेटर को या एम्प्लॉयर को मजिस्ट्रेट यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा कि आपको पे उनको नहीं करना है, अब उनकी वाइफ को पे करना है, या डिपॉजिट करो कोर्ट में इतना पोर्शन ऑफ द वेजेस या सैलरीज या डेट। मतलब अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो एम्प्लॉयर को बोलेगा कि हर महीने का 20,000 रुपए इनकी सैलरी में से कट के आपको कोर्ट में जमा करना है, या फिर एग्रीड पर्सन जो वाइफ है उनको देना है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर भी दे सकते हैं। या फिर जो डेट है वो बोलेगा कि आप 1 लाख का डेट है तो आप 20,000 का हर महीने आप चुकाओ, या फिर एक साथ ही चुकाओ, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी या केस जैसा भी रिक्वायर करता होगा। तो इस तरीके का जो आदेश है वो दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा सेक्शन, सबसेक्शन 6। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर। ठीक है, एक इसको और कर लेते हैं, कस्टडी और कंपनसेशन ऑर्डर भी कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, फिर आईपीसी पढ़ेंगे। सेक्शन 21 बात करता है कस्टडी ऑर्डर के बारे में। कस्टडी ऑर्डर क्या बात करता है, देखिए, अब कस्टडी ऑर्डर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, इतना हमने डिस्कस कर लिया, इसमें इतना कुछ समझाने ऐसा है नहीं, इसको रीड ही करते हैं डायरेक्ट। मजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर और फॉर एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट ग्रांट टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन टू द एग्रीड पर्सन। तो वाइफ को यहाँ पर कस्टडी दे दी जाएगी, or the person making an application on her behalf and specify if necessary arrangement for visit of such children by the respondent। अब देखिए, बच्चा है तो हस्बैंड को बोल सकते हैं कि आपको इतने संडे टू संडे आप 8 से 9 1 घंटे में आप मिल सकते हो आपके बच्चों से। ठीक है, इस तरीके का आदेश भी यहाँ पर और दे दिया जा सकता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन का है कि नहीं, बच्चे को हार्म हो सकता है या बच्चे के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं होगा कि हस्बैंड जाकर मिले, क्यों, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी ड्रिंक करता है और फिर वाइफ को मारता था। ठीक है, तो ये गलत है, हस्बैंड ऑलमोस्ट 24 घंटे दारू के नशे में रहता है, तो फिर इस तरीके से जो है वो उनको लगता है कि ये चाइल्ड के इंटरेस्ट के नहीं है, हार्मफुल रहेगा, तो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि विजिट वगैरह अलाउ नहीं करी जाती। तो इस तरीके का ऑर्डर जो है दिया जा सकता है। सेक्शन 21 बात करता है कस्टडी ऑर्डर में। देन आगे आते हैं, सेक्शन 22 बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में। कंपनसेशन ऑर्डर, तो उन्होंने बोला इन एडिशन टू अदर रिलीफ एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, इन ऑर्डर्स के अलावा एडिशन में ये दे रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय द एग्रीड पर्सन पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे कंपनसेशन एंड डैमेजेस फॉर द इंजरीज, जो इंजरीज हुई हैं उससे डैमेज इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर, इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज बाय एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो भी आदेश ऊपर दिए हुए हैं उसके अलावा भी अगर वाइफ चाहे तो कंपनसेशन ऑर्डर के लिए सीक कर सकती है, और मजिस्ट्रेट को लगता है तो कोई भी इंजरीज वगैरह हुआ है, कुछ डैमेजेस वगैरह हुए हैं, तो वो उसके कंपनसेशन जो है दे सकता है। ये आता है आपका सेक्शन 22। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो गाइस, अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तक का जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो वो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।